बार चेक करो ऑनलाइन वीडियो सब क्लियर है, ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो आवाज़ आ रही है सबको? ऐड कर दो। हो गया सर ऐड या मैं करूँ? मैं भी। चलो एक बार ना, ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा। वैसे कल का जो भी नोट्स है ना आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपका जो ऐप है। सर ऑडियो नहीं आ रही। एक मिनट रुको। ऐड कर दी शेष। ठीक है, तो जैसी क्लास खत्म होती है ना एक बार, है ना, एक बार बिल्कुल चेक करा करो, ठीक है। अब दिख रहा है मेरे को, आवाज़ भी आ रही होगी, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन परिश्रम का बैच है, ठीक है। आज इसमें एक असाइनमेंट डलेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करके, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और अपलोड करना है उसका पीडीएफ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डालना है, क्वेश्चन डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप जाओगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, यहाँ आएगा मैकेनिक्स नोट डेट वाइज बाई श्रेयस सर, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे। इसमें अभी तक जो भी क्लास हम लोगों की हो गई है वो सारी है, ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा, उसके पहले जो हमने पढ़ा, वो सारा का सारा जो कंटेंट है आपको मिलेगा, है ना। तो जो भी क्लास खत्म होने के बाद अगर नोट्स पीछे रह जाते हैं तो उसको देखना क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मैं दिखाता हूँ जो हमारा लास्ट बैच था, ठीक है, जैसे मेरे पास ऑनलाइन ड्रीमर बैच है, ठीक है, इसमें असाइनमेंट डलते थे, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो असाइनमेंट 1 है, ठीक है, और अभी अप्रूव्ड का सेशन रहता है, तो ये मान लो असाइनमेंट है मेरा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ वो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने पीडीएफ कैसे बनाया, ठीक है। तो ऐसी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के, इसमें सॉल्यूशन 1 था, उसका आंसर था क्या होगा, सॉल्यूशन 2 था, सॉल्यूशन 3 था, 4 था और 5 था, मतलब अभी 5 ही क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे इसका पीडीएफ बना के बढ़िया से आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये हर असाइनमेंट के बाद चेक होता है आपका, मैं विशेष रूप से चेक करता हूँ कि सारे के सारे असाइनमेंट आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा असाइनमेंट कब आ रहा है, चेक करते रहना असाइनमेंट सेक्शन में। ये मेरे पास स्टडी मटेरियल सेक्शन है, ठीक है। कुछ वीडियो है वो सारी यहाँ पर रहेंगी। इसमें स्टडी मटेरियल में आपका PYQ भी रहता है, अभी ऐड नहीं किया, लेकिन स्टडी मटेरियल में आपके सारे नोट्स डलते हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर डलते हैं, जैसे IPU लीड क्वेश्चन पेपर है, इसमें सारे पेपर डले हुए हैं 17 से लेके 21, ठीक है। तो इस ऐप पे आपका सब डल जाएगा, तो उसको देखना है आपको कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से। चलो शुरू करते हैं एक बार। कल की क्लास से किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है वो, ठीक है। कल की जो क्लास है उसमें हमने जो भी डिस्कस किया, हमने मैकेनिक्स डिस्कस करी, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, FPS, MKS, कुछ भी पूछना है किसी को तो वो पूछ सकता है आराम से, ठीक है। ताकि हम आज की क्लास शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट है जो थ्योरेटिकल है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हो ही जाएगी अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और लॉज ऑफ फोर्स देखे, वो दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो मेरा चैप्टर जो हमें चलने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स मतलब फोर्सेस के क्या क्या लॉज हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम मोशन के सारे लॉज पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे ही करना है, इसमें हमें देखना है कि सर फोर्सेस के क्या क्या लॉ हो सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब तो सर इसमें क्या क्या लॉ ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है सर, लॉ ऑफ फोर्स में हमें सिर्फ देखना है फोर्स के क्या क्या लॉ होते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ठीक है। और हमें लास्ट में देखना है एक थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लैमियस थ्योरम, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज है वो हमें देख रहे हैं। सर इन लॉज को पढ़ के होगा क्या, ठीक है, इन लॉज को मैं पढ़ूँ तो इसका
रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा कि सर हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, ठीक है। इन ऑल दी थ्योरम वी आर कैलकुलेटिंग दी रिजल्टेंट, ठीक है सर। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर मेरी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लगे, उन नंबर ऑफ फोर्स का क्या सिंगल इफेक्ट, क्या कंबाइंड इफेक्ट होगा, उसे कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, ठीक है। तो अगर मेरी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लग रही है, उसका क्या रिजल्टेंट होगा वो बताता है हमें रिजल्टेंट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ठीक है, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होती है वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, और एक लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या निकालना होता है, इन सब चीज़ों में निकालना होता है रिजल्टेंट। अब सर अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, सबने देखा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में एक फोर्स को दो पार्ट से ब्रेक करना था, ठीक है। मेरे पास एक फोर्स थी F, उसको मुझे x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग रिजॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो x के अलॉन्ग होगा x cos थीटा और y के अलॉन्ग होगा f sin थीटा। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट में क्या होता है सर, आपको दो फोर्स दी होगी, दैट इज f cos थीटा और f sin थीटा, उससे आपको f निकालना है। एक बार दोबारा बोलता हूँ मैं, in the resolution of force we have only one force, with that one force we are breaking it into two parts, that is f cos theta, f sin theta। रिजल्टेंट में क्या होगा सर, मेरे पास दो फोर्स होगी, f cos theta, f sin theta, उससे मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा जिसे कहते हैं f। इतनी बात क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बताओ कमेंट सेक्शन में यस नो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है और रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑल गुड। रिजल्टेंट बता दो एक बार। रिजल्टेंट देखो रिजल्टेंट का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, खत्म, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास दो फोर्स लग रही है, एफ कॉस थीटा पहली फोर्स और दूसरी फोर्स है मेरे पास एफ साइन थीटा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है सर, एफ, वो है मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लगे, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, मतलब उन सारे चार फोर्स का रिजल्टेंट, पांच फोर्स का रिजल्टेंट, छह फोर्स का रिजल्टेंट, सात फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, उस पर एक फोर्स लग रही है ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, तो इस सबका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, मतलब उन सबको मैं एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा आर, ठीक है, एंड दैट आर इज द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, विषय क्लियर है चीज? यस सर। एक छोटी चीज है, छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सारी की सारी जो चीजें ना वो फोर्स पे चलेगी हमारी, ठीक है, कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल, है ना, हम सब पढ़ते हैं 9th क्लास में। फोर्स क्या होता है सर, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन बड़ी क्लास में +1 +2 में थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, उसका मास है m, ठीक है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया विद्यार्थियों, इस पर फोर्स अप्लाई किया F, तो जैसे आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। बॉडी किस में आ जाएगी विद्यार्थियों, मोशन में आ जाएगी, और बॉडी मूव करेगी विद एन एक्सेलरेशन a। तो आपने देखा विद द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स F, बॉडी कम्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, ठीक है। तो यही काम होता है किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने का, ठीक है। अ फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज द बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन मोशन, ठीक है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को रेस्ट से किस में लिया है, मोशन में लिया है, उसे कहते हैं हम फोर्स, ठीक है। सो फोर्स इज डिफाइंड एज, सर बट हर टाइम ऐसा नहीं होता ना कि हम फोर्स लगाते हैं और रेस्ट वाली चीज मोशन में आ जाती है, तो हम उसे फोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है। देखो वो जो केस है ना वो स्टैटिक, एक मिनट इसको मिटा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है ना, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आपने इसे फोर्स लगाया, ठीक है। अब जैसे आपने इसे फोर्स लगाया, बॉडी क्या थी, रेस्ट से मोशन में आ गई, है ना, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर मान लो बॉडी मोशन में है, आपने इसके अपोजिट फोर्स लगाया, बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, इसे कहते हैं फोर्स, ठीक है।
और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, हर बॉडी मोशन में रहना चाहती है, जब तक मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूँ, ठीक है। सो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज योर एक्सटर्नल एजेंट, जो बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज करना है, ठीक है। सो फोर्स क्या करता है, बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर आप कहो कि यार मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से बॉडी मूव ही नहीं कर रही, क्यों मूव नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इनर्शिया बॉडी इज अनेबल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इट मीन्स, ठीक है, कि हम उस फोर्स को एज अ फ्रिक्शन की तरह करें कि हमारे पास जो फोर्स है वो इस फ्रिक्शन वैल्यू को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन में कि अगर मान लो आपने 5 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है, बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है, 5 न्यूटन। अगर आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया बॉडी पे एक्सटर्नली, बॉडी अब भी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन। अगर आपने अप्लाई किया 50 न्यूटन, बॉडी अब भी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना है विद्यार्थी, 50 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आपने 51 न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी ने अपना मोशन शुरू कर दिया, अब हम इसे कहेंगे कि सर ये जो 51 न्यूटन है ये क्या है, वैल्यू ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो अगर विद्यार्थी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। इसको हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स बट बॉडी इज नॉट मूविंग, इट मीन्स यू आर अनेबल टू ओवरकम द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या हो गई, अप्लाइड फोर्स के बराबर। जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, वो फोर्स जो है वो बॉडी का स्टेट ही चेंज नहीं कर रही। तो अगर फोर्स बॉडी का स्टेट ही चेंज नहीं करी तो वो फोर्स नहीं कहलाएगी, वो फ्रिक्शन कहलाएगी, ओके सर। ठीक है। तो फोर्स एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब सर एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या, ये एक ऐसा टर्म होता है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक ऐसा टर्म होता है जो हम बॉडी के बाहर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर आप बॉडी का स्टेट है उसको चेंज कर पाने में सक्षम है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, फोर्स, ठीक है। सो दैट इज डिफाइंड एज अ फोर्स, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है अ फोर्स इज ऑल्सो अ पुश और अ पुल, वो भी बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक फोर्स क्या करता है, बॉडी के अगर स्टेट को चेंज कर दे, अगर कोई मेरी बॉडी है वो रेस्ट है, उसको अगर वो मोशन में लिया है, या फिर अगर मेरी बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लिया है, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सर फोर्स के बारे में थोड़ी और बातें बताओ, थोड़ी और बातें जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। अब सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, सर इस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ तो होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसकी यूनिट की, ठीक है। तो इसकी 3 यूनिट होती है जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। पहला इसका यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, है ना, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि अभी तक हमने सब कुछ न्यूटन 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 करे जा रहे हैं, ठीक है। एक मेरे पास इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये कहाँ से आया, सर ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके निकाला है। हाँ ठीक है, फंडामेंटल डेटा से आया, लेकिन किस फॉर्मूले से आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ से आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे मैंने निकाला कि सर इसकी जो बहुत बढ़िया, इसको हमने डिराइव किया फंडामेंटल यूनिट से, बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन किस फॉर्मूले से आया, कैसे आया ये केजी मीटर पर सेकेंड से ही क्यों डिराइव होकर आया, तो हमने कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा। तो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है F में m में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, F में m में, दैट इज फोर्स में मास इनटू में एक्सेलरेशन, दैट इज गिवन बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको किसने दिया, इसको दिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने, ठीक है। तो मास किससे रिप्रेजेंट होता है, kg, एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ से आया मेरे पास यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज F ma इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हर जगह लगता है, ठीक है। एंड डाइन इज द थर्ड यूनिट ऑफ द
फोर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, सो इन 1 न्यूटन वी हैव 10 की पावर 5 डाइन्स। मैंने कल डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है, कि जो न्यूटन है ये है MKS में और जो डाइन है वो CGS में है। सो जस्ट वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक छोटी सी बात देखो, ठीक है, कि सर हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग फोर्स। ठीक है, कि हम फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी विद्यार्थी, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स कैसे क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो F इज इक्वल टू में दिस। अब देखो सर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगी। अब देखो अगर कोई फोर्स 2 वेक्टर में है दैट इज x और y, तो ये मेरे पास Fx है, ये मेरे पास Fy है। Fx क्या है सर, अलोंग i डायरेक्शन, तो ये क्या है x के अलोंग है, x के अलोंग को कहता हूँ मैं सर i कैप। ठीक है, ये क्या है मेरे पास y, इसे क्या कहता हूँ मैं j कैप। ठीक है, तो मेरे पास एक फोर्स है x के अलोंग, इसकी वैल्यू क्या है Fx, जिसको मैंने पढ़ा भी है। इसकी डायरेक्शन क्या है सर, अलोंग i। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस में एक फोर्स है सर Fy, इसकी वैल्यू क्या है सर, अलोंग j। ये मेरे पास हो गया फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। मतलब मेरा एक फोर्स है तो x के अलोंग कितना होगा और y के अलोंग कितना होगा वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू में F cos थीटा अलोंग x एक्सिस दैट इज i कैप, प्लस में F sin थीटा अलोंग j कैप। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि सर मेरा कोई फोर्स x के अलोंग कितना है, मेरा कोई फोर्स y के अलोंग कितना है। ठीक है, सेम अगर कोई कहे कि सर ये तो मुझे पता है, अगर कोई दिखाए 3 डायमेंशन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, x y z। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास x y z i j k कैप। ठीक है, तो अगर मुझे फोर्स दिखाना हो 3 डायमेंशन में, सो F वेक्टर वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय F x i कैप प्लस में F y इंटू में j कैप प्लस में F z इंटू में k कैप। ठीक है, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का। ठीक है, अब सर इसको समझते कहते हैं 3 डायमेंशन को, 3 डायमेंशन को समझते हैं क्यूबॉइड से। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक घर है, ठीक है, उस घर में क्या होता है, ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो होती है लेंथ, इस तरफ का हिस्सा कहते हैं ब्रेड, और जो हाइट जा रही है उसे कहते हैं हाइट। ठीक है, सेम होता है, ये आपके पास हो गया x एक्सिस, ये आपके पास हो गया y एक्सिस, और ये आपके पास हो गया z एक्सिस। ठीक है, दैट इज x y z। ठीक है, x y हो गया और z आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो फोर्स को दिखाने के ये 2 मेथड होते हैं। अब सर एक क्वेश्चन है कि सर अगर मैं कहूँ कि सर फोर्स की वैल्यू क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू में 2y प्लस में 3j प्लस में 5k, तो बताइए सर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो सर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस में 9 प्लस में 25, दैट इज अंडर रूट टाइम्स ऑफ 30। मतलब सर अगर मेरे पास फोर्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ 38 न्यूटन। क्लियर है बात? हाँ या ना, एक बार थम्स अप करो यार। ठीक है सब बढ़िया, थोड़ा आसान सा कंसेप्ट है लेकिन समझना पड़ेगा इसको, है ना, कि फोर्स को मैं कैसे दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को अभी तक। बस ये है कि अगर कोई पूछे बस उसका मुझे मैग्नीट्यूड दिखाओ तो उसका रूट निकाल दो, रूट टाइम्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका क्वेश्चन आता है आपके पेपर से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पेस डायग्राम। ठीक है, तो मेरे पास एक टर्म आता है जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। सर ये क्या चीज़ होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स? इट इज़ नोन एज अ कि फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब सर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि फोर्स का क्या चरित्र है, उसकी विशेषता क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, जैसे सर अगर मेरे पास ये सरफेस है,
इस पे मेरा एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक पे मैंने लगाया फोर्स F, क्या लगाया, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स F ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक दैट इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वी हैव अप्लाइड अ फोर्स F ऑन अ ब्लॉक दैट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक फोर्स लगाई मैंने एक ब्लॉक पे जो एक प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है सर। अब अगर ये लगता है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 10 न्यूटन है, तो क्या क्या चीज़ें मुझे पता चलती है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, बताइए आप लोग। अगर एक ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो क्या क्या चीज़ हमें पता चलती है। सर एक तो मैग्नीट्यूड पता चलता बहुत है बढ़िया, कि 10 शाबाश। न्यूटन का है। एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा ही, ठीक है, और साथ साथ उसकी क्या पता चलेगी, डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ये सबको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन नेहा ने बता दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। एक होगी मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन, शाबाश। दो चीज़ें तो देखो मुझे पता होगी ही होगी। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट, जो आप लोगों ने पढ़ी है, जो आप लोग स्टार्टिंग से कह रहे हो, दैट इज नोन एज अ सेंस। सर ये सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस इज डिफाइंड एज अ फोर्स इज पुशिंग द बॉडी और पुलिंग द बॉडी, ठीक है। पुश मतलब क्या, वो बॉडी ब्लॉक को धक्का दे रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है। सो हेयर द फोर्स इज पुशिंग द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पे ब्लॉक एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स अ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज पुशिंग द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। सेम अगर मैं ऐसे लिखता, ठीक है, और फोर्स लगाता ऐसे, इसका मतलब F की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन। इट मीन्स फोर्स इज पुलिंग दी बॉडी टूवर्ड्स यू, फोर्स बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपका फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। जैसे मेरा जो फोर्स है ये अभी इस पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, एक पॉइंट। सेम अगर मैं इसमें कहूँ तो मेरा जो बॉडी है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या हुआ आपके पास, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सेम अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊँ ऐसे, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो व्हाट डू मीन बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एट विच पॉइंट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो इट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स एट विच पॉइंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बेस पे एक थ्योरम भी बनती है, इसे कहते हैं विद्यार्थियों लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। सर व्हाट डू मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन, कोई बच्चा बताना चाहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सोचो। लाइन ऑफ एक्शन एक ऐसा लाइन जिससे पूरी की पूरी फोर्स एक्ट करे, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन पे, मतलब जहाँ आपकी फोर्स जा रही है वो एक लाइन को फॉलो करेगी, ठीक है। कौन सी लाइन फॉलो करेगी सर, ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। द लाइन ऑफ एक्शन सिग्निफाइज कि आपका जो लाइन है, किस लाइन पे आपका फोर्स लग रहा है, मतलब किस लाइन के थ्रू आपका जो बॉडी है वो फोर्स लगा रही है, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन। आई होप सर ये रिजल्टेंट फोर्स की तरह नहीं हो गया? नहीं, रिजल्टेंट फोर्स की बात ही नहीं करें, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लगी जिसका नाम है 10 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे पास मात्र एक ही फोर्स है, अभी रिजल्टेंट फोर्स से मत जाओ, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स आएगी अभी, है ना। रिजल्टेंट फोर्स में भी लाइन ऑफ एक्शन होता है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक फोर्स ऐसे है, दो फोर्स ऐसे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या, ये वो इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये थ्रू आउट किस लाइन पे जाएगा। अब भाई ये फोर्स है, ये यहाँ से आगे ही जाएगा, है ना, मतलब किस लाइन पे ट्रैवल करेगा। ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये किस लाइन पे ट्रैवल करेगा, ये हो गया मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। कि आपका जो फोर्स है ये किस लाइन को फॉलो कर रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब सर इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन, बस।
तो लाइन ऑफ एक्शन दिखाता है कि आपका जो फोर्स है ना किस लाइन के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट विच लाइन इट इज पासिंग, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स है ये इस लाइन के मतलब इसी लाइन पे रहेगा। जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो रेल की पटरी आपने डिफाइन कर दी है ना, आपका जो ट्रेन है वो हमेशा उसी रेल पे रहेगा, दैट इज योर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब मेरी जो ट्रेन है ये हमेशा इसी रेल पे रहेगी, ऐसा नहीं कि अपना जो ट्रैक है वो शिफ्ट कर दे। सेम क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन की, आपका जो फोर्स है ये किस ट्रैक को थ्रू आउट द मोशन फॉलो करेगा, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, क्लियर है चीज़। तो एक थ्योरम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे बेस्ड है। ये क्या कहती है पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। अगर आप पेपर देखोगे IPU लीड 20 का सवाल है, अगर आप पेपर देखोगे 21 का सवाल है, अगर आप देखोगे 22 का सवाल है, अगर आप पेपर देखो इस साल का 23 का सवाल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो किस पे बेस्ड है, इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन दी लाइन ऑफ एक्शन। सर क्या कहता है, ये क्या है इस थ्योरम का मतलब, वो देखो एक बार, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है लाइन ऑफ एक्शन पे। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, आपने क्या किया, ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स लगाई ऐसे, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखो क्या पता चल रहा है सर, 10 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। सेंस क्या कर रही है, इट इज पुशिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A to B। व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या हो गया मेरे पास, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम क्या कहता है, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स, वो ये कहता है कि सर आपके 10 न्यूटन का फोर्स है ना, या आप इस पॉइंट A पे लगाओ, या फिर आप सेम ब्लॉक के आप किसी दूसरे पॉइंट पे लगाओ, ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन वही रहे, ठीक है। आप क्या करो, इसको इधर लगाओ, दैट इज पॉइंट B, या फिर आप सर एक काम करो, ये आपका ब्लॉक है, आप फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे लगाओ पॉइंट C, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है A, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये मान लो ये है B, और यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है C, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपने क्या किया, इस फोर्स को उठा के आगे से थोड़ा सा यहाँ रख दिया, इस फोर्स को उठा के आगे से यहाँ रख दिया, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट होगा वो होगा सेम। सर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से आपकी जो बॉडी है ये 10 मीटर डिस्प्लेस कर रही है, तो अगर आप लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा देते हो, उस फोर्स को हटा के इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रख देते हो, तो इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब बॉडी अभी भी 10 मीटर ही क्या करेगी, डिस्प्लेस, अभी बॉडी 10 मीटर क्या करेगी, डिस्प्लेस। इट मीन्स इफ यू आर रिप्लेसिंग द फोर्स फ्रॉम पॉइंट A to point B, फ्रॉम पॉइंट B to point C, द इफेक्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर आप लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को कहीं भी रख दो, आपका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दोबारा कहता हूँ मैं, आप अपनी फोर्स को उठा के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रख दो, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप अपनी फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रख दो, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम। हेयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज A, हेयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज B, हेयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज C, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम थ्रू आउट द फोर्स। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसका मतलब जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। देखो एक बार, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक लाइन ऑफ एक्शन है, मैंने एक बार क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया पॉइंट A पे, एक बार फोर्स को अप्लाई किया पॉइंट B पे, मतलब ये वाला जो फोर्स है उसको उठा के मैं यहाँ रख दिया, ठीक है। लेकिन इफ़ अ फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया, सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देन द इफेक्ट वुड बी सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि आप पे ब्लॉक पे लगने वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक है, तो कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट इफ a force having same magnitude, same direction and same line of action, then the effect of that force remains same। ठीक है, ये आपका जो इफेक्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो क्या होगा, थ्रू आउट द मोशन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक बार बोलो समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। मोनिका, अभिषेक, अर्जुन, अशप्रीत, कार्तिकेय, राजीव रंजन, ऑल क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ही पेपर में आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विद्यार्थियों ये। ठीक है, कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, तो उस फोर्स को उठा के आप कहीं पे रख दो, आप ए से उठा के बी पे रख दो, बी से उठा के सी पे रख दो, जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा उस दैट फोर्स का। अभिषेक क्लियर है? बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो, शायद आवाज, गुरकिरत ऑल क्लियर, मोनिका सब डन, ठीक है यहाँ तक? सर अगर लाइन ऑफ एक्शन चेंज करते तो फोर्स का इफेक्ट चेंज होएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, कि बिल्कुल होगा। जैसे अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे लगाया है तो उसके थोड़ा साइड में अगर लगा साइड दे में तो लगाओ क्या तो होगा? बिल्कुल इफेक्ट चेंज लाइन ऑफ होगा, एक्शन चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये सिर्फ ठीक। बात क्या कर रहा है कि अगर आप सेम इफेक्ट चाह रहे हो तो लाइन ऑफ एक्शन सेम रखो, बस ये चाह रहा है। अगर आपने लाइन ऑफ एक्शन चेंज किया ना तो उसका इफेक्ट सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, अगर आप ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाते हो तो ब्लॉक क्या होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर जाएगा। लेकिन आप एक ब्लॉक के बिल्कुल पेरीफेरी पे करते हो, बिल्कुल एज पे मारते हो फोर्स, तो क्या होगा, फोर्स इस वजह से ब्लॉक पहले ऊपर उठेगा ऐसे और फिर रगड़ता हुआ जाएगा ऊपर। मतलब फोर्स ने थोड़ा बहुत जो इंक्लिनेशन लगाने में वेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत मूव कराने में लगा दिया। तो अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, इफ़ योर लाइन ऑफ एक्शन इज चेंजिंग इट मीन्स यू आर चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑल्सो। ओके सर। ठीक है अभिषेक, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, इतना क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब एक टर्म आता है आपके पास जिसे कहते हैं फोर्स सिस्टम। सर ये क्या है फोर्स सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स सिस्टम? ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सोलर सिस्टम, ठीक है, कहते हैं ना सोलर सिस्टम है भाई एक। ठीक है, सोलर सिस्टम का मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो, गैलेक्सीज हो, सॉरी प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, ठीक है, मेट्रॉइड्स हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, तो फोर्स सिस्टम क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, सो अ सिस्टम at which number of forces are applying on। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स सिस्टम? फोर्स सिस्टम में क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ फोर्स क्या हो अप्लाई हो उस बॉडी पे। ठीक है, इसे कहते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे मेरे पास एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है और एक ऐसे लग रही है। एक ही प्लेन पे नंबर ऑफ फोर्स लगे उसे कहते हैं फोर्स सिस्टम। ये दो तरह के होते हैं, पहला आता है विद्यार्थियों कोप्लेनर और दूसरा आता है मेरे पास नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके कि व्हाट इज कोप्लेनर, व्हाट इज नॉन कोप्लेनर। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को का मतलब क्या होता है सर, एक ही प्लेन हो, और प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन। ठीक है, so when the forces are acting in the same plane or in the one plane that is known as a coplanar force system।
ये क्या है मेरे पास 2 डायमेंशन का फिगर है, तो योर 2 डायमेंशन फिगर्स मेक्स 1 प्लेन सिस्टम। तो ये 2 डायमेंशन के फिगर में क्या होगा, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फोर्स लगाओगे, दैट इज F1 F2 F3 F4, ठीक है। तो इसी प्लेन पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है, इसे कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम प्लेन। ये बात समझ में, ठीक है, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। सर फिर कोप्लेनर किसे कहेंगे बताओ, नॉन कोप्लेनर किसे कहेंगे, सॉरी, सर जिनका प्लेन सेम ना हो। बहुत बड़ी, जिनका प्लेन सेम ना हो, ठीक है। नेहा ने एक बात बोली, जिनका प्लेन सेम ना हो, और ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मान लो हम बचपन में हुआ करते थे तो रूबिक क्यूब से खेलते थे, है ना। रूबिक क्यूब में आपको सारे जो कलर होते हैं मिलाने होते थे, ठीक है। तो हमसे बनते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, उसको ब्रेक कर देते थे और रेड वाला पोर्शन एक तरफ, ब्लू वाला एक तरफ, व्हाइट वाला एक तरफ, ऐसे करते थे, ठीक है। सेम यहाँ भी करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। मेरे पास एक क्यूबॉइड है, उसमें मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई करी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो प्लेन है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेरी जो सिस्टम में प्लेन्स है वो क्या है, मोर देन 1 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन है, एक प्लेन का मतलब क्या, सिर्फ 2 डायमेंशन का फिगर, इस 2 डायमेंशन फिगर में आप नंबर ऑफ फोर्स लगाओ। लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करते, हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है, एक क्यूब होता है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, दैट इज नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। हमें नॉन कोप्लेनर नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्लेनर, मतलब व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली, ठीक है। सो व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, इट मीन्स इट इज अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑल द डायमेंशन, दैट इज 3 डायमेंशन, इट इज नोन एज अ नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो डेफिनेशन साफ है, कोप्लेनर इज अ सिस्टम इन विच फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। सर नॉन कोप्लेनर क्या होगा, व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग इन मोर देन 1 प्लेन्स, ठीक है। ठीक है। तो अगर आपकी जो फोर्सेस है वो इसी ज़्यादा प्लेन पे लगे, उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस मार्क, ठीक है। टेक अ पॉज ऑफ 10 सेकेंड एंड देन रिप्लाई, व्हाट इज कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अब आता है कोप्लेनर में 4 पार्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं कोलिनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन कॉनकरेंट। पहले हम देखते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर फोर्स सिस्टम, फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम लाइन, ठीक है। मेरे पास एक फोर्स है जो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो सारी की सारी फोर्स एक ही लाइन पे है, इसे कहते हैं हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम, व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग थ्रू द सेम लाइन और एक्टिंग इन द सेम लाइन। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट पे आप नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ कॉनकरेंट फोर्सेस। इट मीन्स व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट और पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, इसे कहते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब सर फिर पैरेलल सिस्टम किसे कहते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम, इससे है क्या ये, ठीक है। अब आता है मेरे पास पैरेलल फोर्स सिस्टम, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। वो फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। जैसे क्या सर, सर मेरे पास ये है पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसे कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्यों सर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, बोथ आर मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज लाइक पैरेलल फोर्स,
ठीक है, ये दो डंडे का मतलब पैरेलल है भैया, ठीक है। ये क्या है सर, इट इज अनलाइक पैरेलल फोर्स, इसको हम आराम से पढ़ेंगे मूवमेंट में, ठीक है। इट इज नोन एज अ अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, अनलाइक पैरेलल फोर्स, मतलब एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, दैट इज डिफाइंड एज अ अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है बात। अब सर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट क्या होगी, कोई बच्चा बताना चाहेगा? व्हाट डू मीन बाय नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? नॉन पैरेलल वही होगी जो पैरेलल नहीं है, और नॉन कॉन्करेंट वो है जो एक सेम पॉइंट पे एक्टिंग करती है। बहुत बढ़िया, ऐसी फोर्सेज जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल भी ना हो और एक पॉइंट पे मीट भी ना करे, ठीक है। तो फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन are not parallel to each other and not meeting at a, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे क्या करे, मीट भी ना करे, उसे कहते हैं हम नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो एक बार देखो क्या था अपना व्यवस्था सारा, ठीक है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन से पास हो, कोप्लेनर पैरेलल जिनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो आपस में पैरेलल, इसे कहते हैं हम अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इसे कहते हैं हम लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्योंकि ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। इसे कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट, क्योंकि सारी फोर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। बाकी सारा छोड़ दो, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर योर पॉइंट, ठीक है। चलो एक बार देख लो, किसी को इससे कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों, पेपर में कोलिनियर कॉन्करेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। कैसे आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद शुरू करना है मेरे को पैरेललोग्राम थ्योरम, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मोस्ट फेवरली होगी, वो बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने में पूरा 1 घंटा जाएगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। सब ठीक है, ऑल क्लियर, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन मैकेनिक्स। देखो अभी क्या है ना, मैकेनिक्स में बहुत कम सिलेबस हो रहा है, बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि ये बहुत आसान है, ठीक है। जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे तो हमें समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी, ठीक है। अभी तो आपका पार्ट जो है वो सिर्फ इंट्रो का चल रहा है, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ो, है ना, बस समझो कि क्या कंटेंट है, सब कुछ याद कर लो, ठीक है। जब कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखने का होगा, फिर हम उसको आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए नोट्स में शेयर कर दूंगा, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास, थैंक यू।